गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व की कक्षाओं से हम भारत के राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं विभिन्न अनुच्छेदों में, उस पर पढ़ रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूर्व की कक्षाओं में हमने 352 अनुच्छेद के तहत और 356 अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है उनको विस्तार से पढ़ा है, उन पर चर्चा की है बच्चों। उसी कंटिन्यूटी में आज हम आर्टिकल 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, भारत का राष्ट्रपति इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कब कब कर सकता है और उसके संवैधानिक प्रभाव क्या रहेंगे शासन व्यवस्था में, उसको हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, 360 अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति इस प्रकार के वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकता है जबकि उसको यह यकीन हो जाए, उसको भरोसा हो जाए कि देश में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि भारत का जो वित्तीय स्थायित्व है या भारत की जो वित्तीय साख है वह खतरे में है, वह संकट में है। सरल शब्दों में आप कह सकते हो कि आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक आधार पर यदि देश में असंतुलन आ जाए या आप कह सकते हो अस्थिरता आ जाए, तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि वह वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत कर सकता है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार की घोषणा यदि राष्ट्रपति कर दे तो भारत के शासन व्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव रहेंगे, यानी उन संवैधानिक प्रभावों को हम देखने जा रहे हैं जो इस घोषणा के बाद शासन व्यवस्था पर पड़ते हैं। तो इस प्रकार से है बच्चों कि यदि यह घोषणा हो जाती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। दूसरा, संघ और राज्यों के अधिकारियों के वेतनों, संघ और राज्य दोनों के अधिकारियों के वेतन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी जिसमें शामिल हैं, में कमी की जा सकती है। जितनी केंद्र सरकार चाहे उसमें कमी कर सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए भी बाध्य कर सकता है कि वह राज्य के समस्त जो वित्त विधेयक हैं, जिसको हम बजट कहते हैं, उसकी पूर्व स्वीकृति लेने के बाद ही पेश करें। यानी राज्य सरकारें वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति ले, इसकी उन पर बाध्यता रहेगी। एक और प्रभाव इसका यह पड़ेगा बच्चों कि जो संघ की कार्यकारिणी है वह राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक निर्देश या आदेश भी दे सकती है कि उसको राज्य का शासन कैसे चलाना है। एक और प्रभाव है जो बाकी घोषणाओं में भी हमने कॉमनली सामान्य रूप से देखा है, वह है अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त जो स्वतंत्रताएं हैं, जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, उन पर रोक लग सकती है और साथ ही संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का भी इस घोषणा में अंत किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बच्चों, मैं आपको संक्षेप में सरल शब्दों में बताना चाहूँ कि इस प्रकार के आपात की घोषणा होने पर भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि जितने भी वित्तीय लेन देन हैं, जितने भी वित्तीय खर्चे हैं,
चाहे वो वेतन देने से संबंधित हो या अन्य योजनाओं से संबंधित हो, पूरी तरह से उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा और उसके निर्देशानुसार ही सभी राज्य अपने वित्तीय लेन देन, वित्तीय खर्चों को करेंगे। अब मैं बताना चाहूँगी कि भारत में बच्चों इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा अब तक कभी भी नहीं की गई है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत जो आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं उन पर हमने विस्तार से चर्चा की, उनको पढ़ा। अब हम आते हैं इन शक्तियों के मूल्यांकन पर कि जो राष्ट्रपति को ये आपातकालीन शक्तियाँ दी हैं, क्या यह उचित है या उचित नहीं है। तो इनका मूल्यांकन हम इस प्रकार से करेंगे बच्चों कि आलोचना भी है इनकी, कुछ आलोचकों ने इसको उचित नहीं बताया है, तो कई राजनीतिज्ञों ने, जिन्होंने शासन व्यवस्थाओं को भली भांति पढ़ा है, समझा है भारतीय शासन को, या संविधान जब बनाया जा रहा था उसमें ये क्यों रखे गए, इसके पीछे की सोच को भी हम इस मूल्यांकन में पढ़ेंगे। तो पहले तो बच्चों आप कह सकते हो कि जब से ये आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में इनका प्रावधान किया गया, इनको रखा गया है, तब से लेकर यानी उस समय से लेकर आज तक इन प्रावधानों की समय समय पर विभिन्न लोगों द्वारा आलोचना की गई है या की जाती रही है। जो इस प्रकार से की गई है बच्चों कि पहली आलोचना आलोचक यह कहकर कर रहे हैं कि इससे संघात्मक स्वरूप का अंत हो रहा है। भारतीय संविधान की एक विशेषता है संघात्मक व्यवस्था, उसका इन आपातकालीन उपबंधों के कारण अंत हो रहा है। कैसे बच्चों कि इसके कारण, जैसा कि हमने पढ़ा, समूची शासन व्यवस्था केंद्रीयकृत होकर केंद्रीय शासन के हाथों में आ जाती है और ऐसे में जो संघात्मक व्यवस्था की ब्यूटी है, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर इसका निर्वाह होता है, वो खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में काम करते हुए राज्यों की सरकारों को केवल निर्देश और आदेश ही देता रहता है। और यहाँ पर मैं टी कृष्णामाचारी के एक कोटेशन को भी बताना चाहूँगी बच्चों, जो उन्होंने संविधान सभा में कहा था। संविधान निर्मात्री जो विभिन्न समितियाँ थीं उनमें ये मेंबर थे टी कृष्णामाचारी। उन्होंने उसी वक्त संविधान सभा में भी इस संघात्मक स्वरूप को, जो ठेस लगने वाली थी इन उपबंधों के कारण, उस पर कहा था कि भारतीय संविधान साधारण काल में संघात्मक है तथा युद्ध और संकटकालीन परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेगा या कर लेता है। दूसरी आलोचना इसमें एक अहम आलोचना यह कहकर भी की गई है बच्चों कि इन उपबंधों के कारण कभी भी राष्ट्रपति अधिनायक या निरंकुश हो सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के इन उपबंधों का, इन शक्तियों की तुलना जर्मनी के वीमर गणतंत्र के संविधान से की गई, इसके अनुच्छेद 48 से की गई, जिसके कारण ही हिटलर तानाशाह बनने में सफल हुआ है। तो आलोचकों का कहना है कि जब संकट की स्थिति में एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही होगा और 1 माह तक उसकी वह घोषणा लागू हो सकती है आपातकाल की, 1 माह के भीतर संसद को उसको अनुमोदित करना होता है, तो क्या उस 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति अधिनायक या निरंकुश नहीं हो सकता है? क्या वह लोकसभा को
भंग नहीं कर सकता है उस दौरान, इसकी शंका हमेशा आप कह सकते हो बनी रहेगी या बनी रह सकती है कि राष्ट्रपति इस 1 माह में मन चाहे रूप में निरंकुश होकर, अधिनायक होकर भारत की शासन व्यवस्था को चला सकता है। तो और तीसरी आलोचना बच्चों यह कहकर की गई है, जो हमको उचित भी लगती है, कि इन उपबंधों के आधार पर या इन उपबंधों के तहत प्राप्त शक्तियों का अक्सर भारतीय राजनीति में राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दुरुपयोग हुआ है। पूर्व में हमने पढ़ा है कि कई बार राष्ट्रपति शासन विधानसभा में बहुमत होने के बाद भी राज्यपाल द्वारा सिफारिश जिसकी कर दी गई है, कुछ उदाहरणों में हालांकि राष्ट्रपति ने अपना स्टैंड भी रखा है, परंतु अधिकतर उदाहरण जो हमने पूर्व में देखे हैं, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे वो गोवा में हो, अभी वर्तमान में आप देख सकते हो महाराष्ट्र में हो या कर्नाटका में हो या उत्तर प्रदेश में हो, इस उपबंधों का दुरुपयोग ही हुआ है बच्चों। तो यह आलोचना भी उचित लगती है कि इन शक्तियों के आधार पर केंद्रीय शासन को इनके दुरुपयोग की जो एक आधार मिल जाता है अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का, वो भी हो सकता है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि केंद्रीय सरकार कैसे इन शक्तियों का दुरुपयोग राष्ट्रपति के माध्यम से करती है बच्चों, कि जब 1977 में केंद्र में जनता सरकार आई तो एक साथ 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया था, जहाँ पर विपरीत राजनीतिक दल की सरकारें थी। और ठीक ऐसा ही 1980 में श्रीमती गांधी ने भी किया, एक साथ 9 राज्यों की सरकारों को वहाँ से स्थगित कर दिया या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया 9 राज्यों में, जहाँ पर कि उनके विपरीत दल की, उनके विरोधी दल की सरकारें बनी हुई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन उपबंधों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक दुरुपयोग किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। तो ऐसे में यह आलोचना के कारण बनते हैं। इसके अलावा बच्चों एक आलोचना यह भी की गई है कि इसके कारण, इन उपबंधों के कारण राज्यों की जो वित्तीय स्वायत्ता है वह समाप्त हो जाती है, उनका अंत हो जाता है, क्योंकि देश में वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखने के नाम पर राष्ट्रपति राज्यों की व्यवस्थापिका के समस्त वित्तीय अधिकार अपने हाथ में ले लेता है और उनको वित्तीय क्षेत्र में भी निर्देशित और आदेशित करता रहता है। ऐसे में हम हृदयनाथ कुंजरू जो भी संविधान सभा में एक अहम मेंबर थे संविधान सभा की एक समिति के, उन्होंने कहा था कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा ही धक्का पहुंचेगा। एक और आलोचना बच्चों इन उपबंधों की जाती है और वह उचित भी लगती है बच्चों, कि इन घोषणाओं में मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी रक्षा के लिए सौंपे हैं, वो भी अर्थहीन हो जाते हैं बच्चों। जैसे कि हमने देखा कि इनकी घोषणा के साथ ही जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित हो जाती है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उनका भी अंत हो जाता है। केवल 20 और 21 के तहत प्राप्त अधिकार के तहत बाकी सारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। ऐसे में हम कहेंगे कि भारतीय नागरिक पूरी तरह से शासन के अधीन हो जाएंगे, जिसको कि किसी भी शासन व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं बच्चों कि इन जो आपातकालीन उपबंधों की आलोचना यह कहकर भी की गई है कि इनका जो प्रयोग है वो वास्तव में या व्यवहार में संविधान निर्माताओं की और आशा और इच्छाओं के अनुकूल कभी भी नहीं किया गया है। हमेशा इनका प्रयोग नकारात्मक सोच के साथ अपने विरोधी दल की सरकारों को परेशान करने के लिए ही किया गया है और ये पूर्व में हमने विभिन्न उदाहरणों से देखा भी है। तो इस प्रकार बच्चों राष्ट्रपति के
जो आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है उनका मूल्यांकन करते हुए उनका मूल्यांकन के रूप में हमने आज इनकी प्रमुख जो आलोचनाएं विभिन्न आलोचकों द्वारा की गई है उनको इस कक्षा में पढ़ा है, उन पर चर्चा की है। आगे की कक्षा में हम इन उपबंधों के औचित्य पर बात करेंगे, यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने यदि हमारे राष्ट्रपति को ये उपबंध ये शक्तियाँ दी हैं तो उसके पीछे उनकी क्या सोच रही होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।